तो सब्र बनाकर रखिएगा। अफ्रीका 54 देशों से मिलकर बना हुआ है। एरिया और पॉपुलेशन में ये दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। प्रकृति ने उसको ज्योग्राफी, वाइल्ड लाइफ और नेचुरल रिसोर्सेज से दिल खोलकर नवाजा है। आर्ट, कल्चर और लिटरेचर में भी इसका कोई सानी नहीं है। अफ्रीका को इंसानी सभ्यता की आधारशिला भी कहा जाता है, लेकिन आज के दौर में उसकी पहचान बिल्कुल बदल चुकी है। जब भी हम अफ्रीका का नाम सुनते हैं, हमारे दिलो दिमाग में गरीबी, अकाल, भुखमरी, पलायन की दर्दनाक तस्वीरें उभरने लगती हैं। हमें एक ऐसी ज़मीन का ख्याल आता है जहां लॉ एंड ऑर्डर के लिए कोई जगह नहीं होगी और जहां आए दिन हत्या, सिविल वॉर और तख्ता पलट का दौर चलता होगा। इस कल्पना में सब कुछ गलत भी नहीं है। अफ्रीकी देशों का इतिहास इसी तरह की कहानियों से भरा पड़ा है, लेकिन जैसे ही हम इतिहास में दाखिल होते हैं, हमें इसकी वजह समझ आने लगती है। कैसे यूरोप और अमेरिका ने अफ्रीका को सदियों तक लूटा, कैसे उन्होंने सभ्य बनाने के नाम पर देशों को गुलाम बना लिया, कैसे लाखों लोगों की हत्या की और कैसे उनकी संस्कृति और उनकी पहचान को नष्ट कर दिया। ये सिलसिला आज भी जारी है, बस उसका स्वरूप बदल गया है। वेस्ट अफ्रीका में बसा बुर्किना फासो इसका क्लासिक उदाहरण है। बुर्किना फासो एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। इसका बॉर्डर 6 देशों से लगा हुआ है: घाना, टोगो, बेनिन, नाइजर, माली और आइवरी कोस्ट। बुर्किना फासो 2 शब्दों से मिलकर बना है। बुर्किना यानी कि ईमानदार और फासो यानी लैंड से, इसीलिए इसको ईमानदार लोगों की धरती भी कहा जाता है। लेकिन ये नाम पहले कुछ और था। 1983 से पहले इस देश को अपर वोल्टा कहते थे। फिर एक क्रांतिकारी लीडर ने नाम के साथ साथ मुल्क की पहचान बदल दी। उस लीडर का नाम था थॉमस संकारा। उनको अफ्रीका का चे गुवेरा कहते हैं। संकारा का नाम आप याद रखिएगा, क्योंकि बुर्किना फासो के इतिहास में उनका रोल बेहद निर्णायक था। उनके बाद बुर्किना फासो का इतिहास 2 हिस्सों में बंट गया, एक उनसे पहले का और दूसरा उनके बाद का। अभी पहले वाला इतिहास जान लेते हैं। जहाँ आज बुर्किना फासो है, वहाँ लगभग 14,000 साल पहले घुमंतू कबीलों का बसेरा था। उनका गुजारा शिकार करके होता था। आगे चलकर ये कबीलों का हिस्सा बने। उन्होंने खेती और धातु बनाने जैसे काम किए और समय के साथ आपस में व्यापार और गवर्नेंस का सिस्टम भी बनाया। फिर 1000 ईस्वी के आसपास मोसाई साम्राज्य का उदय हुआ। इनके पूर्वज घाना से आए थे। उन्होंने ओगाडुगु को अपना सेंटर बनाया। ओगाडुगु आज के समय में बुर्किना फासो की राजधानी है। मोसाई लोग वॉरियर कबीले थे। उनके पास ताकतवर सेना थी और धन धान्य में उनका कोई सानी नहीं था। इसकी बदौलत उन्होंने बुर्किना फासो के बड़े हिस्से को कंट्रोल कर लिया। उनका अपना पॉलिटिकल सिस्टम था और उनके आस पड़ोस के देशों के साथ डिप्लोमेटिक संबंध भी थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर 19वीं सदी आ गई और यूरोप के देशों के बीच अफ्रीका को लूटने का कंपटीशन शुरू हुआ। इसको स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका कहते हैं। स्क्रैम्बल का शाब्दिक अर्थ है छीना झपटी, यानी जल्दबाजी में कोई चीज लेकर भागने की कोशिश करना। 19वीं सदी के आखिर में यूरोप के देश अफ्रीका महाद्वीप में यही कर रहे थे। यूँ तो जब से एज ऑफ एक्सप्लोरेशन शुरू हुआ तभी से अफ्रीका यूरोपियंस की नज़र में था, लेकिन शुरुआती दौर में उनका लालच गुलामों तक सीमित था। फिर 18वीं और 19वीं सदी में यूरोप और अमेरिका में इसके खिलाफ आंदोलन हुए, जिसके चलते दास प्रथा पर रोक लगानी पड़ी। तब उन्होंने नए संसाधनों पर ध्यान लगाया। गुलामों की खरीद बिक्री के लिए यूरोपियंस लोकल ट्रेडर्स पर ज़्यादा निर्भर थे। उनका कंट्रोल तटीय इलाकों तक सीमित था। वे अंदर की तरफ नहीं जाते थे। जो सौदा होता था वो समंदर के तट पर ही कर लिया करते थे। लेकिन गुलामों का व्यापार बंद हुआ तो वे अंदरूनी इलाकों में जाने लगे। वहाँ उनकी नज़र साधन संपन्न साम्राज्यों पर पड़ी। उन्हें पता चला कि असली खजाना तो अंदर छिपा हुआ है। वहाँ नेचुरल रिसोर्सेज की भरमार थी। यूरोपियंस को अपनी फैक्ट्रियों के लिए रॉ मटेरियल्स का सोर्स मिल चुका था। वे उस पर डायरेक्ट कंट्रोल चाहते थे, इसीलिए उन्होंने पूरी ताकत से अफ्रीका को लूटने की कोशिश शुरू की। लेकिन लुटेरों की संख्या ज़्यादा थी। यूरोप का हर एक ताकतवर देश ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा चाहता था। इसके चलते उनके इंटरेस्ट आपस में टकराने लगे और जंग की स्थिति बनने लगी। इससे बचने के लिए उन्होंने एक रास्ता निकाला। साल था 1884, तारीख 15 नवंबर, जगह 77 विलियम स्ट्रीट, बर्लिन। जर्मनी के चांसलर ऑटो वॉन बिस्मार्क ने अपने घर पर एक कॉन्फ्रेंस बुलाई। इसमें
14 देशों के प्रतिनिधि पहुंचे, इसमें अमेरिका भी आया था। बाकी के 13 देश यूरोप के थे। यूरोप से बस स्विट्जरलैंड नहीं पहुंचा था। इस कॉन्फ्रेंस में अफ्रीका का भविष्य तय किया जा रहा था, लेकिन अफ्रीका से एक भी प्रतिनिधि टेबल पर नहीं था। जब जंजीबार के सुल्तान ने बर्लिन जाने की इच्छा जताई, ब्रिटिशर्स ने उनका प्रस्ताव हंसी में उड़ा दिया। बर्लिन कॉन्फ्रेंस 104 दिनों तक चला। 26 फरवरी 1885 को जब ये कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ, तब तक लगभग पूरा अफ्रीका बट चुका था। सिर्फ 2 देश इससे बच पाए, इथियोपिया और लाइबेरिया। बाकियों का भविष्य पेंसिल की नोक से खींचा जा चुका था। बर्लिन कॉन्फ्रेंस से पहले अफ्रीका के 20% हिस्से पर यूरोपियन पावर्स का कंट्रोल था। महज 5 बरस बाद 90% इलाका उनके कंट्रोल में जा चुका था। इस बंटवारे में बुर्किना फासो का इलाका फ्रांस के हिस्से में आया। यहाँ से वोल्टा नदी निकलती है और नीचे की तरफ बहती हुई घाना और दूसरे देशों में जाती है। लेकिन वहाँ तो मूसाई किंगडम का शासन था। वे फ्रांस की गुलामी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। तब फ्रांस ने उन पर हमला कर दिया और 1896 में उसने ओगाडुगु पर कब्जा कर लिया। इसी के साथ मूसाई साम्राज्य का पतन हो गया और ये इलाका फ्रेंच वेस्ट अफ्रीका का हिस्सा बन गया। वेस्ट अफ्रीका में फ्रांस की कॉलोनी को फ्रेंच वेस्ट अफ्रीका का नाम दिया गया था। फ्रांस ने वोल्टा नदी के आधार पर इस इलाके को अपर वोल्टा का नाम दिया। फिर 1932 में फ्रांस ने अपर वोल्टा को भंग कर दिया और उसकी जमीन को माली, नाइजर और आइवरी कोस्ट में बांट दिया। इस तरह अपर वोल्टा का अस्तित्व खत्म करने की कोशिश की गई, लेकिन दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद स्थिति बदली। लड़ाई की शुरुआत में फ्रांस हार चुका था, फिर ब्रिटेन और अमेरिका ने मिलकर उसको बचाया। फ्रांस वर्ल्ड वॉर का विजेता तो बना, लेकिन उसकी हालत खराब हो चुकी थी। वो अपनी कॉलोनीज में मनमानी चलाने की हालत में नहीं था। जब दबाव पड़ा तो 1947 में उसने अपर वोल्टा को फिर से स्थापित किया। अपर वोल्टा पर फ्रांस का शासन 1960 तक चला। इन 64 बरसों में उसने अपर वोल्टा को बुरी तरह लूटा। लाखों लोगों से बेगार करवाया गया, हजारों लोगों की हत्या हुई और उनकी संस्कृति और पहचान को मिटाने की कोशिश भी की गई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फ्रांस की पकड़ कमज़ोर होने लगी थी। 1950 के दशक में वहाँ आज़ादी के लिए आंदोलन शुरू हुआ और तब 1958 में रिपब्लिक ऑफ अपर वोल्टा बनाया गया। फ्रांस ने उन्हें ऑटोनॉमी दी और रेफरेंडम के जरिए आज़ादी चुनने का अधिकार दिया। आखिरकार 5 अगस्त 1960 को अपर वोल्टा पूरी तरह आज़ाद हुआ और आज़ादी की लड़ाई के नेता रहे मॉरिस येमोगो पहले राष्ट्रपति बने। आज़ादी से शांति और स्थिरता आनी थी, लोकतंत्र आना था, लेकिन हुआ इसका एकदम उल्टा। अपर वोल्टा में भ्रष्टाचार, अराजकता, हिंसा और तख्ता पलट का सिलसिला शुरू हो गया। अपर वोल्टा, जिसको अब बुर्किना फासो कहते हैं, में अब तक 8 तख्ता पलट हो